नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम भारत की एक बहुत ही बड़ी, शायद सबसे बड़ी प्रशासनिक चुनौती का मास्टर ब्लूप्रिंट डिकोड करने जा रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की 2027 की डिजिटल जनगणना की। देखिए, ये सिर्फ लोगों को गिनने भर का काम नहीं है। ये एक ऐसा महाअभियान है जो आने वाले कल में हमारे देश की दिशा तय करेगा। अब सबसे बड़ा लॉजिस्टिकल सवाल ये उठता है कि आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार होने जा रही ये पूरी तरह से डिजिटल जनगणना आखिर काम कैसे करेगी? मतलब इतने बड़े देश में ये सब कैसे मैनेज होगा? चलिए इस पूरे सिस्टम को गहराई से समझते हैं। तो आज के हमारे इस डिस्कशन का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले 2027 का नया डिजिटल युग, फिर इस नई जनगणना की खास बातें, इसका ऐतिहासिक और संवैधानिक आधार, इसके 2 मुख्य चरण और आखिर में इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट यानी लोकसभा परिसीमन। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, 2027 एक नया डिजिटल युग। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 11,718 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। ये इस महाअभियान का अनुमानित अप्रूव्ड बजट है। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, बल्कि ये भारत के डिजिटल फ्यूचर और बिल्कुल सटीक डेटा हासिल करने के लिए किया जा रहा एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक निवेश है। और हाँ, ये सारा फोकस सिर्फ टेक्नोलॉजी पर ही नहीं है। ये पूरा का पूरा डेटा कलेक्शन 1 या 2 नहीं, बल्कि एक साथ 16 अलग अलग भाषाओं में बिना किसी रुकावट के चलाया जाएगा। भारत जैसे देश में जहां इतनी विविधता है, वहां इतने बड़े लेवल पर मल्टीलिंगुअल डेटा इकट्ठा करना अपने आप में एक चमत्कार से कम नहीं है। तो कुल मिलाकर ये कोई रूटीन काम नहीं है। ये हमारे देश की 16वीं और आजाद भारत की 8वीं जनगणना होने जा रही है। और इस पूरे के पूरे मेगा ऑपरेशन को कौन हैंडल कर रहा है? भारत सरकार का गृह मंत्रालय। सच में इतने विशाल देश की डेमोग्राफी को एक साथ मैप करना एक बहुत बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव कामयाबी होगी। आइए अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ और देखते हैं इस नई डिजिटल जनगणना की कुछ बेहद खास विशेषताएं। इस बार जो 3 सबसे बड़े हिस्टोरिक बदलाव हो रहे हैं, वो समझना बहुत जरूरी है। पहला, ये पूरी प्रोसेस 100% डिजिटल होगी, मोबाइल ऐप और ऑनलाइन पोर्टल के जरिए। दूसरा, व्यापक जाति आधारित गणना। आजाद भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एससी और एसटी के अलावा बाकी जातियों का डेटा भी इस स्तर पर कलेक्ट किया जाएगा। और तीसरा सबसे दिलचस्प फीचर है स्वरगणना, यानी सेल्फ एन्यूमरेशन की पावर। अब ये सेल्फ एन्यूमरेशन काम कैसे करेगा, इसे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। दरअसल ये सीधा आम नागरिक के हाथ में पावर देने जैसा है। स्टेप 1, घर बैठे आराम से अपने स्मार्ट डिवाइस से इसे शुरू किया जा सकता है। स्टेप 2, आधिकारिक पोर्टल assessments.gov.in पर जाकर सुरक्षित तरीके से लॉगिन करना। और स्टेप 3, अपनी सारी डिटेल्स भरकर सीधे सरकारी सर्वर पर सिक्योर तरीके से सबमिट कर देना। इससे समय तो बचेगा ही, डेटा भी एकदम सटीक रहेगा। अच्छा, इतने बड़े टेक हैवी सिस्टम को थोड़ा मानवीय या यूं कहें कि फ्रेंडली टच देने के लिए कुछ खास चेहरे भी चुने गए हैं। आधिकारिक शुभंकर यानी मैस्कॉट्स हैं प्रगति और विकास, जो महिला और पुरुष प्रगुणकों को दर्शाते हैं। और इस पूरे अभियान को घर घर तक पहुंचाने के लिए मशहूर सैंड आर्टिस्ट और पद्मश्री से सम्मानित सुदर्शन पटनायक जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चलिए अब तीसरे हिस्से पर आते हैं और समझते हैं इसके ऐतिहासिक और संवैधानिक आधार को। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो ये कहानी 1830 से शुरू होती है, जब हेनरी वॉल्टर ने पहली बार एक शहर की पूरी जनगणना की थी। इसीलिए उन्हें भारतीय जनगणना का जनक भी कहा जाता है। उसके बाद 1872 में लॉर्ड मेयो के टाइम पर पहली नेशनल जनगणना हुई और फिर 1881 में लॉर्ड रिपन के वक्त से पहली बार रेगुलर साइंटिफिक दशकीय जनगणना की शुरुआत हुई। और ये सिलसिला आगे कैसे बढ़ा? 1921 का साल बहुत खास है। इसे इतिहास में ग्रेट डिवाइड या महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। फिर 1951 में आजाद भारत की पहली दशकीय जनगणना हुई। आगे चलकर 1977 में पहली इकोनॉमिक यानी आर्थिक जनगणना हुई। और फिर 2001 में हमने 21वीं सदी की पहली जनगणना देखी। मतलब हर एक माइलस्टोन ने डेटा कलेक्शन को एक नया आयाम दिया है। लीगल स्ट्रक्चर की बात करें तो इस पूरी व्यवस्था को ताकत मिलती है जनगणना अधिनियम 1948 और संविधान के अनुच्छेद 246 से। और ये सब किसके अंडर हो रहा है?
गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त श्री मृत्युंजय कुमार नारायण जी के नेतृत्व में। तो आप देख सकते हैं, इसका प्रशासनिक और संवैधानिक ढांचा बेहद मजबूत है। अब आगे बढ़ते हैं चौथे भाग की तरफ, जनगणना के 2 मुख्य चरण। आइए देखते हैं कि ग्राउंड पर काम कैसे होगा। देखिए, ये पूरी प्रक्रिया एक ही झटके में पूरी नहीं होती। इसे 2 फेज में बांटा गया है। पहला चरण है मकान सूचीकरण और आवास गणना, जो अप्रैल 2026 से सितंबर 2026 तक चलेगा। इसमें घरों की स्थिति और वहां मौजूद सुविधाओं से जुड़े करीब 33 सवाल पूछे जाएंगे। फिर आएगा असली काउंटिंग वाला दूसरा चरण, जनसंख्या गणना, जो फरवरी 2027 से शुरू होगा, जहां देश की सटीक आबादी गिनी जाएगी। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट है। क्या आपने कभी सोचा है कि जनगणना में मुख्य कर्मचारी या मेन वर्कर असल में किसे माना जाता है? इसका जवाब है वो व्यक्ति जो साल भर में 183 दिनों से ज्यादा काम करता है। ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है जो दूसरे चरण में रिकॉर्ड किया जाएगा, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था की एकदम असली तस्वीर सामने आ सके। लॉजिस्टिक्स के लिहाज से एक और जरूरी बात, रेफरेंस डेट्स। पूरे देश के ज्यादातर हिस्सों के लिए ये तारीख तय की गई है 1 मार्च 2027 की आधी रात। लेकिन जो बर्फीले और मुश्किल भौगोलिक हालात वाले इलाके हैं, वहां के लिए एक स्पेशल अर्ली डेट रखी गई है, 1 अक्टूबर 2026। ऐसा इसलिए ताकि खराब मौसम की वजह से कोई भी इस गिनती से पीछे न छूट जाए। बहुत ही कमाल की प्लानिंग है। अब इतना सब जानने के बाद जाहिर है दिमाग में एक सवाल जरूर आता है, इतने बड़े लेवल पर इतने करोड़ों रुपए लगाकर ये जो पूरा का पूरा डेटा जमा किया जा रहा है, इसका फाइनल आउटकम क्या होगा? आखिर इस डेटा का देश पर क्या असर पड़ेगा? यहीं से शुरुआत होती है हमारे 5वें और आखिरी हिस्से की, इसका अंतिम प्रभाव, यानी लोकसभा परिसीमन। देखिए, ये सिर्फ कुछ नंबर्स को गिनने का खेल नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 82 और 2001 के 84वें संशोधन के मुताबिक इसी 2027 की जनगणना के डेटा का सीधा इस्तेमाल लोकसभा सीटों के रीएडजस्टमेंट यानी डीलिमिटेशन के लिए किया जाएगा। जी हाँ, जो परिसीमन सालों से रुका हुआ था, अब वही इस नए डिजिटल डेटा के आधार पर भारत की नई राजनीतिक रूपरेखा तय करेगा। तो सब कुछ समझने के बाद अब ये बड़ा सवाल हमारे सामने है, ये नया डिजिटल ढांचा आने वाले वक्त में भारत के राजनीतिक नक्शे को किस तरह से फिर से परिभाषित करेगा? सोचिए, जब करोड़ों लोगों का ये डिजिटल डेटा सीधे सीधे संसद की सीटों को प्रभावित करेगा, तो वो हमारे लोकतंत्र के लिए कितना ऐतिहासिक पल होगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस डेटा क्रांति पर नजर बनाए रखना हम सबके लिए बेहद जरूरी है।